जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन करते 7 महीने हो गए। सरकार ने कई दौर की बातचीत की, मसले को सुलझाने का प्रयास किया, पर किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रशासन ने उन पर बंदिशें लगाने की कोशिश की ताकि यह आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए। किसान अपने घर लौट जाएं, मगर वे डटे रहे। हाड़ कांपती ठंड, ऊपर से भरी बरसात और फिर लू के थपेड़े भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाए। अब 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर अपना दम दिखाया और दिल्ली उत्तर प्रदेश की गाजीपुरा सीमा पर भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। पूरे देश में राजभवन के घेराव का प्रयास किया गया। किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि अब वह हर महीने की 26 तारीख को इसी तरह ट्रैक्टर रैली निकालेगा। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर दोहराया है कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। वह किसानों की तरफ से आने वाले प्रस्ताव का इंतजार कर रही है। फिर उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार कानून किसी भी रूप में वापस नहीं लेगी। उनसे संबंधित किसानों के ऐतराज पर जरूर विचार कर सकती है। पैरा यानी सरकार यह तो दिखाना चाहती है कि वह बातचीत के पक्ष में है, मगर किसानों की मांग पर विचार करने को तैयार नहीं है। इस तरह तो बातचीत कभी संभव नहीं होगी। सरकार और किसानों के बीच जो आखिरी बातचीत हुई थी, उसमें सरकार ने कुछ तल्ख अंदाज में कह दिया था कि कानून वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और फिर बातचीत एकदम से खत्म कर दी गई थी। किसी भी मुद्दे पर बातचीत एक तरफा शर्तों पर कभी संभव नहीं होती। सरकार का रुख शुरू से कड़ा ही नजर आया है, तो किसान भी किसी तरह झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे आंदोलनों में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह या तो कुछ झुककर मांगों को मान ले या फिर अपने पक्ष में आंदोलनकारियों को संतुष्ट करे। अगर सचमुच तीनों नए कृषि कानूनों से किसानों को लाभ मिलने वाला है और खेती किसानी की दशा सुधरने वाली है, तो सरकार को पूरे तर्क के साथ इन्हें लेकर किसानों में फैले भ्रमों का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। मगर सरकार ने ऐसा न करके अनेक मौक़ों पर आंदोलन में फूट डालने और दमन के जरिए उसे दबाने का प्रयास ही अधिक करती दिखी। पैरा सरकार के रुख को देखते हुए स्वाभाविक ही सवाल उठते रहे हैं कि आखिर वह इसे लेकर इस तरह जिद पर क्यों अड़ी हुई है, जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने साफ कर दिया है कि वे अपने यहाँ इन कानूनों को नहीं लागू करेंगी। तमाम विपक्षी दल भी इस कानून के विरोध में संसद में बोल चुके हैं, पर सरकार ने जैसे इन कानूनों को अपनी मूंछ का सवाल बना लिया है, उसके अड़ियलपन का नतीजा यह है कि किसान तमाम भाजपा शासित राज्यों में सरकारों को चुनौती दे रहे हैं। विधानसभा चुनावों में पहुंचकर मतदाताओं को भाजपा के विरोध में मतदान करने का आह्वान कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा तो यहां तक ऐलान कर चुका है कि किसान अगले आम चुनाव तक इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार को अब इस आंदोलन को गंभीरता से लेने और किसानों के साथ साफ मन से बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है। पैरा ऑक्सीजन के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान हैरान करने वाला है।
दरअसल दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। उस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट को लेकर अब नाहक ही विवाद खड़ा कर दिया गया। अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली ने अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग के लिए दबाव बनाया। इसका असर देश के 12 राज्यों पर पड़ा और उन्हें ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए कोई कारण नहीं दिखता कि पूरे तथ्य सामने आने से पहले राजनीतिक वितंडा खड़ा किया जाए। इस विवाद के बाद कमेटी के सदस्य और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ किया कि यह रिपोर्ट अंतरिम है, इसलिए इसके आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली ने ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मांगी। शीर्ष अदालत ने कमेटी इसलिए बनाई थी कि यह सच्चाई सामने आ सके कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत और उपलब्धता की क्या स्थिति थी। पर इस मुद्दे पर कमेटी के सदस्यों के बीच भी मतभेद की खबरें आ रही हैं। कमेटी के एक सदस्य ने रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रस्त बता दिया। कुछ सदस्य बैठकों में ही नहीं गए, इसलिए राजनीतिक विवाद और आरोप प्रत्यारोप शुरू होने में जरा देर नहीं लगी। पैरा गौरतलब है कि दूसरी लहर में दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि दिल्ली हाई कोर्ट सहित दूसरे हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट तक को मामले का संज्ञान लेना पड़ा। अदालतों ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के रवैये को लेकर कड़ा रुख अपनाया था। सख्त कदम उठाने की चेतावनियां दी गई, पर फिर भी कई दिनों तक अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई। दिल्ली सरकार और दूसरी राज्य सरकारें केंद्र पर आरोप लगाती रही कि उन्हें उनके हिस्से की ऑक्सीजन भी नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार के इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी और पूछा भी था कि जिन राज्यों को ज़रूरत नहीं है वहां क्यों ज़्यादा ऑक्सीजन भेजी जा रही है। वैसे संकट के कारण और भी थे। अचानक मरीजों की संख्या में तेजी, ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की भारी कमी, उत्पादन का संकट आदि। लेकिन अदालतों की सख्ती से चीज़ें धीरे धीरे कुछ हद तक सामान्य भी हुई। पैरा इस वक्त देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है। तीसरी लहर का खतरा सर पर है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि ऑक्सीजन का मुद्दा बेहद गंभीर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सरकारों ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर कदम उठाए हैं। कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की तरह ऑक्सीजन का भंडार भी रखना चाहिए। कमेटी ने ऑक्सीजन की ज़रूरत निर्धारित करने का फार्मूला बनाने को भी कहा है। इसलिए जोर भविष्य के संकट से निपटने की रणनीति पर होना चाहिए, न कि एक दूसरे की बखिया उधेड़ने में। दुनिया भर ने देखा कि जब लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे तो हमारी सरकारें अदालतों में एक दूसरे को घेरने में लगी थीं और हर संकट में अवसर तलाश रही थी। कम से कम संकट काल में तो ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। पैरा सम्राट और उनके आदमी नंगे हो चुके हैं। दुनिया का मीडिया इनकी कड़ी आलोचना कर रहा है। भारत के मीडिया में भी हलचल दिखने लगी है।
हर चुनाव में लोग अपने गुस्से का इजहार करने लगे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव 2021 में मैं एक और हारे हुए साल का इंतज़ार कर रहा हूं, लेकिन 2022 और 2023 में इस तरह की हार के असर की कल्पना से मैं कांप उठता हूं। विराम।